हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसने जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं। कुछ रिकमेंडेशंस है जो टैक्स रेट से रिलेटेड है, उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो वैसे भी आपको लिस्ट में चेक करनी पड़ेगी और उसमें से कुछ खैर इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम्पशंस भी विड्रॉ हुई हैं। बट इस वीडियो में मैं प्रोसीजर जो चेंजेस हैं रिकमेंड किए गए हैं जो उनको डिस्कस करूँगी। कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड चेंजेस हैं जो वेंडर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। कुछ चेंजेस हैं इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई के केस में जो आप रिफ़ंड क्लेम करते हो, बहुत ही लिटिगेटिव मैटर था और उसको किस तरह रिजॉल्व कर रहा है वो भी डिस्कस करूँगी आपके साथ। साथ में कुछ चेंजेस हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो सेक्शन में अमेंडमेंट थे उनको रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2017 से, वो एक इंपॉर्टेंट चेंज है। और साथ ही जिन लोगों की एक्सपोर्ट की रिफ़ंड अटकी हुई है उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो वेंडर्स हैं, यानी कि एक ई कॉमर्स पोर्टल है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी, और जो वेंडर्स वहाँ पे रजिस्टर होके सप्लाई करते हैं उनके लिए। तो हमारा जो सेक्शन 24X था वो ये कहता था कि इस केस में उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो सेक्शन 24(9) था वो कहता था कि उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे मैं आपको एक बार के लिए बता दूँ कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जो मैंडेट आती है 2 तरीके से आती है। एक तो आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई एक पर्टिकुलर लिमिट को 20 लाख या 40 लाख, या फिर कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे आपकी टर्नओवर नहीं भी क्रॉस किया तो भी आपको, आपकी 0 रुपीज़ टर्नओवर है तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। तो ये उनमें से एक था। तो उनको कंपोजिशन लेवी भी नहीं लेने दिया जाता था क्योंकि कंपोजिशन लेवी भी रेस्ट्रिक्टेड थी उनके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों ही चीज़ों में एक वेवर दिया है। उन्होंने बोला है कि 24(9) जो है, वैसे पहले भी उसमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बेनिफिट दे रखा था। तो वो कह रहे हैं कि अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के वेंडर्स हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस हो गया तब तो लेना ही है क्योंकि तब तो सबके लिए मैंडेटरी हो गया ना, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने तक नहीं लेना उनको। अब जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, जनरली वो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपको कभी रजिस्टर ही नहीं करते हैं अपने यहाँ पे। तो अब उनको भी प्रोसीजर चेंज लाना चाहिए कि वो भी आपको रजिस्टर कर लें। तो इससे जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटी छोटी स्टॉक्स के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत रिलीफ आएगा क्योंकि वो भी अब ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्टर होकर सेल कर पाएंगे ईजिली विदाउट अ कंप्लायंस बर्डन। सेकंड जो बेनिफिट उनको दिया गया है वो सेकंड बेनिफिट है कि वो कंपोजिशन लेवी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं बट विद सम टर्म एंड कंडीशन। और वो टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, काउंसिल में तो रिकमेंडेशन आ गई, अभी उसको आगे प्रेस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि उसके लिए कोई स्कीम लेके आएगी गवर्नमेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई से रिलेटेड। आई जस्ट रिमेंबर कि जीएसटी के स्टार्टिंग से लेके इतने इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ सेक्शन 54 के अंदर, आई मीन कोर्ट केसेस तक हुए, बहुत कुछ हुआ, कभी अप्स एंड कभी डाउन। अब उस पर आके उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जब हम इन्वर्टेड रेटेड के लिए कैलकुलेशन करेंगे रूल 89(5) के अंदर, तो इनपुट सर्विसेज को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। बहुत ही लिटिगेटिव मैटर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको जो रिजॉल्व कर रही है, अब 2 तरीके से रिजॉल्व कर रही है। यहाँ पे उन्होंने बोल तो दिया कि इनपुट सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने और क्या किया है, जहाँ पे भी इन्वर्टेड रेटेड के सिनेरियो बनते थे, तो इन्वर्टेड रेटेड का मतलब क्या होता था, जहाँ पे इनपुट पे टैक्स रेट कम है, इनपुट पे टैक्स रेट ज़्यादा है और आउटपुट पे कम है, तो वो इन्वर्टेड वाले सारे सिनेरियोज ही धीरे धीरे खत्म कर देंगे, यानी कि या तो टैक्स रेट सिमिलर कर देंगे या फिर जो टैक्स रेट बाद वाली है उसको भी बढ़ा के ऑलमोस्ट इक्वलेंट कर देंगे। तो क्रेडिट वो कह रहे हैं एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी के लिए उन्होंने इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया है। तो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए इट्स अ बेनिफिट, उनके लिए एक थोड़ी सी एक जिसे बोलते हैं कि आशा की किरण, नॉट इवन आशा की किरण, उनके लिए तो हो गया, एक साई ऑफ रिलीफ है उन सब लोगों के लिए। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है उन एक्सपोर्टर से रिलेटेड जिनको गवर्नमेंट ने रिफंड देना बंद कर रखा था। एक्चुअली उन्होंने एक प्रोविज़न लाए थे गवर्नमेंट पीछे, उन्होंने कहा था बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रिफंड ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि यार हम जिनको हमें लगेगा ना डाउटफुल होंगे उनकी रिफंड हम ब्लॉक कर देंगे, उनको नहीं देंगे रिफंड। अब उन्होंने ब्लॉक तो किए, वो ब्लॉक करके भूल गए। तो वो सब एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि यार आपको लगा और आपने ब्लॉक कर दिया, बट जिसकी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो किसी पर्सन की कोई और ट्रांजैक्शन अगर फ्रॉडलेंट है भी, आपको डाउट भी है, बट जो उसकी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उसको तो रिफंड दो ना, या हमेशा के लिए उसको कभी रिफंड मिलेगा ही नहीं एक्सपोर्ट का, ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके लिए वो आगे जो फील्ड ऑफिसर्स है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा, उनके रिफंड्स को चेक करके जैसे भी रिलीज़ करना है, जो ज़बरदस्ती का रोक के रखा हुआ है उसको रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ ही एक्सपोर्ट रिफंड से रिलेटेड एक और चेंज है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो एक्सपोर्ट रिफंड जहाँ पे गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि अगर आपका कोई रिफंड आपको गलत तरीके से रिलीज़ हो गया तो आप वापस करोगे। इसमें दिक्कत ये थी कि वो वापस कर भी दे बंदा रिफ़ंड, लेकिन जनरली क्या होता है, हम आईटीसी का जब रिफ़ंड लेते हैं तो आईटीसी लेजर में से आईटीसी चला जाता है और रिफ़ंड आ जाता है। अब मैं रिफ़ंड तो मान लो पे बैक कर दूँ थ्रू चालान,
लेकिन जो मेरा आईटीसी आपने ब्लॉक कर दिया, वो आईटीसी कैसे वापस आएगा? इसका पोर्टल पे कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो अब उन्होंने उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला है कि अब उस फॉर्म के थ्रू आप पेमेंट करोगे अगर आपने कोई एरोनस रिफंड आपको सैंक्शन हो गया था किसी भी रीज़न से आईटीसी का, ठीक है, तो वो आपके आईटीसी लेजर के अंदर वापस आ जाएगा। ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। साथ ही आपको याद होगा इंटरेस्ट अगेन वेरी लिटिगेटिव मैटर, 2017 से ही लिटिगेटिव रहा है। पहले वो बोलते थे पूरी ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर बहुत लिटिगेशन हुई, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई नहीं लगाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मैनर उन्होंने आज तक प्रिस्क्राइब नहीं किया इतने साल में, और अब उन्होंने बोला है कि हाँ उसके लिए सोचेंगे, मतलब कह रहे विचार करेंगे, भी करेंगे उसको प्रिस्क्राइब, राइट। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के बाद ही आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे, यूटिलाइज करने के बाद। तो उन्होंने कुछ मीटिंग्स के पहले ही क्लैरिफाई भी किया था कि इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा अगर आपने यूटिलाइज भी किया है, राइट। तो अब उन्होंने कहा है कि उसको वो नोटिफाई कर देंगे, तो आपका यूटिलाइजेशन होने के बाद ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा कब से? जनरली कोई भी प्रोविज़न कब से एप्लीकेबल होता है? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिस दिन से वो नोटिफाई किया जाता है किसी प्रॉपर नोटिफिकेशन के द्वारा गेजेट में सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकती है, और ये प्रोविज़न रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा कब से? 1 जुलाई 2017 से, यानी कि जिस दिन से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल प्रोविज़न है और जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं आते थे, बट अब ये क्लियर हो गया कि यूटिलाइजेशन पे तो लगना ही है। तो पहले तो अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन किसी के लिए भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि यूटिलाइजेशन, जितने भी ओवर यूटिलाइजेशन के केसेस है सब पे अब इंटरेस्ट के नोटिस आएंगे। उसको आप लोग दिमाग में रख के चलेंगे। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल नहीं बने अब तक जीएसटी के। ट्रिब्यूनल कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास अपील भी कितना लेट आई, मतलब अपील के बाद सीधा आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट भी बहुत सारे केस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता। तो अब ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करने के लिए भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है कि इसके लिए जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों में वो कुछ सेटअप करेंगी और उसके लिए भी कुछ फाइनल करेंगी। तो ये कुछ प्रोसीजरल चेंजेस थे। इसके अलावा जो रेट से रिलेटेड चेंजेस है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कवर करूँगी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। ध्यान रखना ये सारी सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, और प्रॉपर नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये रिकमेंडेशंस होंगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से अप्लाई होंगी ये लोग, जो नोटिफिकेशन के अंदर डेट लिखी होगी, सिर्फ एक को छोड़ के जो रेट्रोस्पेक्टिवली हो रहा है इंटरेस्ट वाला। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।